इस वक्त एक बड़ी खबर से जो किश्तवाड़ से आज सामने आ रही है, जहां पर भीषण आग का मामला सामने आया है। किश्तवाड़ के वाड़वन क्षेत्र में आगजनी का मामला। आग ने वाड़वन इलाके में हड़कंप मचा दिया है, तांडव मचा दिया है, क्योंकि इतनी भयानक आग वहां पर लगी हुई है। इतनी भीषण आग लगी कि 70 से ज्यादा घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। और अब फिलहाल कश्मीर प्रशासन और रेड क्रॉस टीम मौके पर पहुंची। किश्तवाड़ के वाड़वन क्षेत्र में आगजनी का मामला सामने आया है। इसमें आग की चपेट में आने से 70 से ज्यादा घर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिएगा। इन तस्वीरों में किस तरह से ये आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये गांव में आग लगी है। ये बताया जा रहा है कि पहले एक घर में आग लग गई, उसके बाद ये आग बढ़ते बढ़ते पूरे इलाके में फैल गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई और लगभग 70 घर इस आग की चपेट में आने से वहां पर सभी घर धूं कर जल गए। कई सारा सामान भी वहां पर जल गया और भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। वाड़वन क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कि भारी तादाद में जो घर हैं, लगभग 70 के करीब जो घर हैं वो जलकर राख हुए हैं और कई लोग जो हैं वो इस आगजनी के वाकया से प्रभावित होते नजर आए। बता दें कि इतनी ज़्यादा भीषण आग थी कि कश्मीर प्रशासन से मदद लेनी पड़ी। तमाम जो डोडा के इलाके हैं, खासतौर पर किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको पिछले दिनों हमने आपको डोडा के हवाले से भी अपडेट किया था। वहाँ पर भी कुछ वनों में यहाँ पर जो ग्रीन गोल्ड है वो जलकर राख हो रहा है। और एक बार फिर से किश्तवाड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 70 से अधिक घर जो है वो जलकर राख हो चुके हैं और कई सौ लोग जो हैं वो इस आगजनी के वाक़े से प्रभावित हुए हैं। और रेड क्रॉस की टीम और अन्य SDRF, NDRF की टीम्स वहाँ मौके पर पहुँच रही हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से यहाँ पर आग जो है वो लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। ये किश्तवाड़ का वाड़वन क्षेत्र है, जहाँ पर की आगजनी के वाक़या पेश आ रहा है। और आपको बता दें कि कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम की बात करें, NDRF, SDRF की टीम्स की बात करें या फिर रेड क्रॉस की टीम भी वहाँ मौके पर पहुँचकर लगातार काम कर रही है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं और इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के वाड़वन इलाके के जो लोग हैं उन्हें हुआ है। लोग अपने सामान लेकर, जिनका कीमती सामान है, इम्पोर्टेंट सामान है, वो लेकर घरों के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में निराशा का माहौल है। डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में लगातार आगजनी की वाकया जो है वो पेश आ रही हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है उस पर भी यहाँ पे वो जांच का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल पहली प्राथमिकता यहाँ पर ये है कि किस तरीके से आग को रोका जाए, लोगों को बचाया जाए और लोगों का जो नुकसान भारी तादाद में हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये काफ़ी दूर का इलाका है और दूर का इलाका होने की वजह से वहाँ पर जो अग्निशमन विभाग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि इसको नियंत्रण करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। अजय शर्मा, अजय शान इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दूसरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अजय जी के पास जाकर उनसे भी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है, कैसे इस पूरे हालात से प्रशासन निपटा हुआ है और अभी इन हालातों को कैसे वहां पर निपटा जा रहा है। अजय जी, जरा जानकारी बताइएगा विस्तार से, पूरा मामला क्या है, कौन सा ये क्षेत्र आता है जहां पर ये इतनी खतरनाक और इतनी भयानक आगजनी हुई और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मड़वा सब डिवीजन है, उसका वाड़वन में ये मूल वाड़वन एक गांव पड़ता है, जो बताया जा रहा है करीब 100 घर वहां पर हैं। तो वहां पर कल दोपहर को आग लगी है, जो पूरे इलाके में इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 70 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है इसकी चपेट में आ गए हैं। रिहायशी मकान है, एक मस्जिद इसमें इसकी चपेट में आई है, दुकानें जल गई हैं, काउशेड जल गए हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो टीमों की प्रायोरिटी थी आग बुझाने की थी। इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है कि अनंतनाग जिले की तरफ से जो फायर टेंडर्स थे वो रश किए गए, जो शाम को पहला टेंडर वहां पर 6:15 बजे के करीब पहुंचा है, जिसके बाद ही जो लपटों पर है नियंत्रण पाया जा सका है। क्योंकि जो सब डिवीजन मड़वा है इसमें कोई भी फायर स्टेशन नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है कि बार बार डिमांड करने के बावजूद वहां पर ये सुविधा नहीं थी, जिस वजह से ये नुकसान ज्यादा हुआ। जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जैसे ही आग लगी उसके साथ ही तेज हवाएं चल रही थी, जिस वजह से आग की लपटें जो है तेजी से आस पड़ोस में फैल गई और देखते देखते पूरा गाँव इसकी चपेट में आ गया।
हालांकि गनीमत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, दिन का समय होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ और माल मवेशी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित निकाले गए। लेकिन जो नुकसान है वो कई ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ जो कपड़े उन्होंने आपकी आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज कट रही है, लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिएगा। फिलहाल पी मुजफ्फर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुजफ्फर, वहां के क्या हालात हैं और दूसरे एंगल से, दूसरे कोण से कैसे दिखाई दे रहा है, वहां से कैसे सहायता जो है वो ली जा रही है? बिल्कुल शीतन, जैसा कि हमारे भाई जो अजय कश्तवाड़ से भी आपसे अपडेट कर रहे हैं कि जो ये भीषण आग लगी हुई थी जिसमें कहीं न कहीं लगभग 70 से 80 घराने जो मुतासर हुए हैं। बिल्कुल अभी अभी जो एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि खुद डिप्टी कमिश्नर जो कश्तवाड़ वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ साथ एसएसपी कश्तवाड़ जो मेरी बात हुई है वहाँ के मुकामी लोगों से, और वो बिल्कुल लोगों के बीच में बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों से वो लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। मैं बता दूं, जो ये वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है, कहीं न कहीं जो प्रशासन है कश्तवाड़ की, उन्होंने संपर्क किया है कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम जिला इंतजामिया अनंतनाग की बात करिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग की बात करिए। सुबह सुबह तड़के मेरी बात हुई है एसडीएम कोकरनाग सुहेल अहमद से, तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो बात हुई थी जो एसडीएम जो कश्तवाड़ हो या डीसी कश्तवाड़, उन्होंने सहायता की हमसे कि हमें आपकी मदद चाहिए। फिर उन्होंने तुरंत यहाँ से 4 फायर सर्विस गाड़ियाँ वहाँ पर रवाना की, जो कि शाम देर गए वहाँ पे पहुँचे, जबकि 2 वापस आ गई। और ये अच्छा मतलब इस वक्त एक अच्छा कदम है कि जो प्रशासन ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और जो वहाँ पे भीषण आग लगी हुई थी, आग पे आप किसी हद तक काबू पाया गया। लेकिन जो इस वक्त लगभग जो अभी आपने फिगर बताया, पूरी फिगर अभी सामने नहीं आ रही। कि मैं बता दूं, जिस जगह पे ये आग लगी हुई थी वहाँ पे ज्यादा जो कंजेस्टेड एरिया था, यानी कि जो ये ठीक है मुजफ्फर, आपके पास फिर से लौटेंगे। पहले अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कारण है इस आग लगने के? क्योंकि सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि डोडा के जंगलों में भी काफी ज्यादा आग की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। क्या ये वही आग है, डोडा से होते किश्तवाड़ पहुंच चुकी है, या फिर क्या कुछ कारण है? और अभी किस तरीके से रेस्क्यू टीम्स वहां पर काम कर रही है? शिपन, देखिए जो ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, उस वजह से जंगलों में आग लग रही है। और ये जो आग जंगलों में लग रही वो अलग इशू है, लेकिन जो कल आग मुरवड़ में लगी है, ये कहीं ना कहीं गांव के अंदर ही आग लगी है। और ऐसी खबरें हैं कि जो पशुओं का चारा वहां पर रखा गया था उसमें से आग भड़की है। ठीक है अजय जी, फिलहाल रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूं, मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री फने जी और हमारे डीजीपी साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार इस, ये ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां पर उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का
स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार, जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई। देहरादून से इस वक्त सीएम धामी चयनित अधिकारियों को लेकर या उनको बधाई दी है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने संबोधन के जरिए। अब बढ़ेंगे आगे, अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे इस वक्त और जम्मू कश्मीर को लेकर ये बातचीत होगी। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने वाला है, यानी कल के दिन, और सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ साथ कई और मंत्री भी कल ही शपथ लेने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ कौन से वो चेहरे होंगे जो दशानंद बन के उमर अब्दुल्ला के साथ आगे की सरकार निभाएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 9 से 10 ऐसे लोग होंगे, 9 से 10 ऐसे मंत्री होंगे जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सके। बिल्कुल, आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 6 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है और कल सुबह 11:30 बजे के करीब SKICC श्रीनगर में ये शपथ ग्रहण समारोह, ये ओथ सेरेमनी होगी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो है वो नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिलेगी। 2018 में सरकार गिरी थी, बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी उस समय, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 साल के बाद ये सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनने वाली है। 16 अक्टूबर की तारीख तय हुई है, यानी आने वाले कल यहाँ पर जो सरकार है, बुधवार के दिन ये नई सरकार बनेगी और सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी के साथ साथ SKICC श्रीनगर में ये बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा जहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ उमर अब्दुल्ला द्वारा ली जाएगी। जिस तरीके से हमने बताया कि 8 से 10 ऐसे बड़े चेहरे होंगे
जो कि मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग मंत्रालयों की शपथ ग्रहण करेंगे। अब वो कौन से चेहरे होंगे उन पर अभी संशय बना हुआ है, अभी तक उस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ मंत्री भी शपथ लेंगे और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। काफ़ी तादाद में सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आई थी, उनकी झोली में आई थी, जिसके बाद की सशक्त कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस निकलकर सामने आई और अब एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी और उमर अब्दुल्ला दूसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं और दूसरी बार वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे और 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू डिवीज़न और साथ ही साथ कश्मीर डिवीज़न, उन्हें उनकी चुनी हुई सरकार एक बार फिर से 6 सालों के बाद हासिल होगी। बिल्कुल, और उमर अब्दुल्ला एक मुख्य चेहरा और उनके साथ साथ अन्य 10 चेहरे जो कल शपथ लेंगे श्रीनगर में। और ये भी आवाज़ आ रही है कि बड़े बड़े नेता इसमें पहुंच सकते हैं, राहुल गांधी इसमें आ सकते हैं और ममता बनर्जी को न्योता दिया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें न्योता दिया जा सकता है। कुछ बड़े चेहरे हैं जिसे शामिल होने की उम्मीदें अभी से जताई जा रही हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन कौन चेहरे होंगे जो उमर अब्दुल्ला के इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य चेहरों के रूप में शामिल होंगे, जिन पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल एक नई सरकार, एक चुनी हुई सरकार लंबे समय के बाद मिलने जा रही है। इमरान नाइक को हमारे संवाददाता इस वक्त श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। इमरान, शपथ ग्रहण समारोह कल होना है और किस तरह की तैयारियां हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और क्या उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो कल ही इनविटेशन मिला है उमर अब्दुल्ला को और कल वो 11:30 बजे श्रीनगर के SKICC में ओथ लेंगे, शपथ लेंगे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस सिलसिले में तमाम जो अरेंजमेंट्स है जो स्टेशन की तरफ से शुरू कर दी गई है और तमाम जो सिक्योरिटी पॉइंट अभी उससे भी SKICC के बाहर जो है इंतजाम कर दिए गए हैं। सुन पा रहे हैं आप? जी जी। इमरान, कौन कौन मुख्य चेहरे हैं जो उमर अब्दुल्ला के साथ साथ मंत्री पद के इस शपथ ग्रहण में होंगे, जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? क्या कोई अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है कौन मुख्य चेहरे हो सकते हैं, खासतौर पर जम्मू से? देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो 10% यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होंगे और इसमें टोटल यहाँ पे चूंकि 90 असेंबली सेगमेंट से 90 यहाँ पे MLAs है, तो ये 90 असेंबली सेगमेंट में से ये MLAs में से ऐसा लग रहा है कि ये 8 से 9 मंत्री टोटल होंगे जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर को लेके तो आप और मजीद जो 8 यहाँ पे कल मंत्री जो है शपथ लेंगे। तो इस सिलसिले में अगरचे कोई अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया कि किन्हें इस शपथ कैबिनेट में पोर्टफोलियो मिल रहा है, लेकिन जो कुछ हमारे पास इतलात हैं वो ये जम्मू रीजन से लगभग 3 जो है MLAs कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें फिर पंजाब चुनाव से एक, जबकि जम्मू में एक दिया जा सकता है और साथ साथ एक आपको पोर्टफोलियो दिया जा सकता है और साथ ही नॉर्थ कश्मीर जो है नॉर्थ से भी। बिल्कुल इमरान, आपसे जानना चाहूंगी, सरकार बन जाएगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बन जाएंगे, उनके साथ तमाम मंत्री पद की शपथ लेंगे, बहुत बड़ा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की आज यहाँ पर घोषणा हो सकती है। आज 3:30 बजे चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड के हवाले से जानकारी दी जाएगी और विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में तमाम चीजें तय हुई हैं कि 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे और वहीं पर झारखंड और महाराष्ट्र में अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से सभी पार्टियों द्वारा
पहले से ही काम करना शुरू हो चुका था। अभी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 1 से 2 महीने में बीजेपी द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है और अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं वो काम कर रहे हैं कि पहले से ही अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें उस पर्टिकुलर पार्टी को हासिल हो। शीतल, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है, ऐलान हो सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज शाम 3:30 बजे के आसपास जो है वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन दिल्ली में होने वाली है और नजरें सबकी चुनाव आयोग पर रहेंगी कि इन 2 बड़े राज्यों में चुनाव का ऐलान जब होगा तो ऐलान होने के बाद किस तरह की राजनीति इन दोनों बड़े राज्यों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। 288 सीटें महाराष्ट्र में है विधानसभा की, और साथ ही साथ वहां की सियासी खिचड़ी भी किसी से दूर नहीं रहती। उस सियासी खिचड़ी की जो सुगंध है वो पूरे देश के हर राज्य में देखने को मिलती है। जो पिछले 5 सालों में जो गतिविधियां वहां पर हुई हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं, उसमें हमने देखा है कि एक पार्टी कैसे 2 गुटों में बंटी हुई है। एक पार्टी को खंड करके 2 खंडों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सरकार बनाने का जो एक फैसला है वो भी लिया गया है, चाहे वो एनसीपी हो, अजित पवार गुट की हो, या फिर साथ ही साथ शिवसेना से शिंदे का गुट हो, वो अलग होकर वो सरकार का हिस्सा बने, और एक गुट अलग से विपक्ष में बैठा है जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और दूसरी तरफ महायुति का हिस्सा है। तो अब देखना होगा कि इन दोनों गठबंधनों के बीच किस तरह का आमना सामना रहने वाला है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा इस वक्त झारखंड से बने हुए हैं और दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त हकीम देशमुख महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। हकीम, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आज विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव दिखाई दे रही है। अगर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो ये साफ है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि तारीखों का ऐलान होने से पहले ही सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र के अंदर काफी तेज नजर आ रही हैं। कि अगर हम बात करते तो दोनों पार्टियां जो है पूरी अपनी ताकत के साथ जो है वो महाराष्ट्र में अपने दम पूरा प्रचार करने में लग चुकी है, जुट चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 288 सीटों की बात करते तो कहीं न कहीं दोनों ही दल यानी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही अपना कब्जा जमाने के लिए जो है पूरे तरीके से कोशिश लगातार इस पर करते हुए नजर आ रही है। वोटरों को लुभाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से जो है वो प्रचार में जो है ये सारे लोग जो है ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ और एक अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी जो आघाड़ी है वो भी महाराष्ट्र में बन सकती है, जो कि महायुति के लिए और महाआघाड़ी के लिए जो है वो सरदर्द बन सकती है। शीतल, बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, मनीष भी हमारे साथ है झारखंड से। मनीष, झारखंड की स्थिति किस तरीके से है? अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि आज हो सकता है, लेकिन इससे कई महीने पहले से हम देख रहे हैं कि काफी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फेरबदल हमने झारखंड की पॉलिटिक्स में देखे हैं। किस तरीके से इन सभी चीजों को देखते हैं आप? तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद ही हो गई थी। विधानसभा की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी समय से लग गए थे, अपना कमर कस के ग्राउंड में काम करने में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक हों या मंत्री हों, लगातार उद्घाटन करते, शिलान्यास करते नजर आ रहे थे और जनता के बीच जाकर यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि जो अभी गठबंधन की सरकार है ये अच्छी काम कर रही है। पिछला उदाहरण भी दिया गया और लोकसभा चुनाव में जो करारी हार, इसको तो हम नहीं कहेंगे, परंतु जिस तरह से कमी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इस तरह से मनोबल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस है, इनके जो कार्यकर्ता है या इनके नेता है, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। क्योंकि सीता सोरेन जिस तरह से उस समय टूट कर आई थी, गीता कोड़ा टूट कर आई थी, ये दोनों जो है गद्दावर नेता माने जाते हैं और दोनों लोकसभा चुनाव में अपना अपना सीट हार गए। इसलिए अभी का जो वर्तमान परिस्थिति बन रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन टूट कर गए हैं तो परिस्थितियां क्या होगी। तो जिस तरह महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं वह क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव होता नहीं दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से समथिंग इज बेटर देन नथिंग पर कुछ काम हो रहा था कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, जो उस क्षेत्र में कमजोर थे तो उनके आने से कुछ मजबूती होगी।
जी सर। ठीक है इरशाद, जरा ये बताइएगा, बीजेपी को बड़ा झटका लगा था लोकसभा के चुनाव में। महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सपेक्टेड सीटें थी वो नहीं जीत पाए थे और कम आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में गया था। क्या वहां पर एक माहौल या उसकी एक हवा बनते हुए नजर आ रही है कि वो महायुति के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएगा विधानसभा में? सर देखिए, जिस तरीके से आने वाला ये जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें कौन क्या करेगा अभी तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से दो गठ टूटे थे, एक तो शिवसेना टूट करके दो बीजेपी के पाले में गई, दूसरी एनसीपी टूटकर जो है वो दूसरी एनसीपी बन गई, यानी दो शिवसेना दो एनसीपी महाराष्ट्र में बनी। एक पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ गई, यानी कि महायुति के साथ, और दूसरी एनसीपी भी महायुति के साथ गई। अभी महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विधायकों की, तो सबसे कम विधायक जो है एनसीपी में, यानी कि शरद पवार की एनसीपी में महाराष्ट्र में रहे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी सबसे कम विधायक यहाँ पर रहे। लेकिन इस चुनाव में उसके क्या परिणाम होंगे, पार्टी को बिखरने के क्या परिणाम होंगे, किस तरीके से लोग अपना वोट करेंगे, ये तो विधानसभा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से वोटरों को लुभाने के प्रयास अलग अलग तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कहीं न कहीं कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ भी, यानी कि महायुति के साथ भी जो है वो लोग जा सकते हैं, वोटर जा सकते हैं। खासतौर से महिलाओं की बात करें तो लाडली बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई। 1500 रुपए जो है वो हर बहन को जो है उसके खाते में डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ठीक है मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कुछ प्लान बीजेपी द्वारा बनाया जाएगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि आदिवासी वोटर्स का काफी ज्यादा जो हम होड़ देखते हैं झारखंड में, तो किस तरीके से बीजेपी काम कर सकती है वहां पर? योजना के तहत महिला प्रति माह 1000 रुपया देने का घोषणा किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वादा किया गया कि आने वाले चुनाव में यदि ये जीत जाते हैं तो महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके लिए गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भी भरवा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पास जमा ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को अपने ओर किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हकीम आपका भी शुक्रिया, मनीष आपका भी धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारे लोगों को अपडेट करने के लिए। आज संभवतः दोनों राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के ऐलान का हो सकता है। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहिए जेके मीडिया नेटवर्क के साथ। जी सर। ठीक है इरशाद, जरा ये बताइएगा, बीजेपी को बड़ा झटका लगा था लोकसभा के चुनाव में। महाराष्ट्र के अंदर जो एक्सपेक्टेड सीटें थी वो नहीं जीत पाए थे और कम आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में गया था। क्या वहां पर एक माहौल या उसकी एक हवा बनते हुए नजर आ रही है कि वो महायुति के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएगा विधानसभा में? सर देखिए, जिस तरीके से आने वाला ये जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें कौन क्या करेगा अभी तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से दो गठ टूटे थे, एक तो शिवसेना टूट करके दो बीजेपी के पाले में गई, दूसरी एनसीपी टूटकर जो है वो दूसरी एनसीपी बन गई, यानी दो शिवसेना दो एनसीपी महाराष्ट्र में बनी। एक पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ गई, यानी कि महायुति के साथ, और दूसरी एनसीपी भी महायुति के साथ गई। अभी महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विधायकों की, तो सबसे कम विधायक जो है एनसीपी में, यानी कि शरद पवार की एनसीपी में महाराष्ट्र में रहे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी सबसे कम विधायक यहाँ पर रहे। लेकिन इस चुनाव में उसके क्या परिणाम होंगे, पार्टी को बिखरने के क्या परिणाम होंगे, किस तरीके से लोग अपना वोट करेंगे, ये तो विधानसभा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से वोटरों को लुभाने के प्रयास अलग अलग तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कहीं न कहीं कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ भी, यानी कि महायुति के साथ भी जो है वो लोग जा सकते हैं, वोटर जा सकते हैं। खासतौर से महिलाओं की बात करें तो लाडली बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई। 1500 रुपए जो है वो हर बहन को जो है उसके खाते में डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ठीक है मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कुछ प्लान बीजेपी द्वारा बनाया जाएगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि आदिवासी वोटर्स का काफी ज्यादा जो हम होड़ देखते हैं झारखंड में, तो किस तरीके से बीजेपी काम कर सकती है वहां पर? योजना के तहत महिला
प्रति माह 1,000 रुपया देने का घोषणा किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वादा किया गया कि आने वाले चुनाव में यदि ये जीत जाते हैं तो महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके लिए गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भी भरवा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पास जमा ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को अपने ओर किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। बाद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर अगली खबर पंजाब के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और आज निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 और पंजाब में 4, उसी के साथ साथ विधायकों के सांसद चुने जाने के साथ ही ये तारीखों की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ अब पंजाब में भी उपचुनावों की तैयारी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव हो सकते हैं। विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हुई थी और इन सीटों के खाली होने के बाद 4 सीटों पर उपचुनाव पंजाब में होंगे। यानी पूरे देश में अगर हम देखेंगे ओवरऑल तरीके से तो चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तकरीबन 3:30 बजे के करीब, जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी आपको पंजाब के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और सरगर्मी अब तेज हो चुकी हैं। विधायकों के संसद चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हुई थी, जिन पर कि यहां पर 4 सीटों पर जो उपचुनाव हैं वो ऐलान उनका हो सकता है बहुत जल्द। बिल्कुल, आज सबकी नजरें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, क्योंकि आज 2 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा बिल्कुल तय नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जहां पर सीटें खाली हुई हैं, उसको लेकर भी आज ऐलान हो सकता है। अब वो कौन कौन से राज्य होंगे? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन क्या इसमें भी सभी राज्यों के उपचुनाव को लेकर आज ये घोषणा होगी या नहीं, इसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और ये 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 बजे तक ये साफ होगा कि आखिर कौन कौन से राज्यों में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। पंजाब ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप जी, 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पंजाब के अंदर 4 सीटें खाली हैं और ऐसी संभावनाएं हैं कि आज साथ साथ 2 जो राज्य हैं उनके साथ साथ आज पंजाब उपचुनाव को लेकर भी घोषणा हो सकती है। देखिए शीतल, बिल्कुल 4 सीटें हैं पंजाब विधानसभा की, जो हाल ही के अंदर संसदीय चुनाव हुए थे। पंजाब के 4 विधायक जो चुनावी मैदान में उतरे थे और उन सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद वो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज 3:30 बजे जो मुख्य चुनाव को लेकर, तो उसमें पंजाब की इन 4 सीटों के अंदर भी जो है उनका ऐलान जो है वो हो सकता है और इसके लिए लगभग जो है वो चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ये 4 सीटों की अगर मैं बात करूं शीतल, तो पंजाब के अंदर पहली सीट जो है बरनाला, जहां पर गुरमीत सिंह मीठेर जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई। आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है वो गिद्दड़बाहा की है, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी वहां से वो चुनाव लड़े थे और उनके जीत जाने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद गिद्दड़बाहा सीट जो है वो खाली हुई है। तीसरी सीट जो सबसे बड़ी है वो डेरा बाबा नानक, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर है और वहां पर पूर्व सरकार के जो डिप्टी सीएम रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, जेल मंत्री भी रहे थे कांग्रेस के समय, वो वहां से चुनाव लड़े थे और वो सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो सीट खाली हुई है। और इसके अलावा होशियारपुर की सीट है चब्बेवाल, जहाँ से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जो पहले कांग्रेस में कभी होते थे, इस वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो सांसद बनकर जो है संसद के अंदर पहुंचे और उनके सांसद चुने जाने के बाद चब्बेवाल सीट जो है वो भी खाली हो गई है। तो ये 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पर अब पंजाब के अंदर एक बार डीजल जो है बढ़ने वाला, क्योंकि आज एक तरफ पंजाब में जहाँ पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन 4 सीटों पर चुनाव जो है उन चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा और एक बार फिर पंजाब के अंदर राजनीतिक कहीं ना कहीं नवदीप जी, जो उपचुनाव होते हैं वो भी एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब उपचुनाव बीच में होते हैं तो वो तय करता है कि वर्तमान सरकार
किस तरह से काम कर रही है, सरकार का क्या कामकाज चल रहा है, किस दिशा के साथ काम हो रहा है, क्या ये भी हवाएं बनने की उम्मीदें हैं या एक तरफा मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ पंजाब से जीती हुई थी। देखिए शीतल, अगर मैं सीट वाइज बात करूं, पहले बरनाला की अगर बात कर रहे हैं तो बरनाला जो सीट आती है वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा दबदबा आम आदमी पार्टी का रहा है, क्योंकि 9 में से 9 सीटें कभी जब 2022 विधानसभा चुनाव हुए थे तो सभी की सभी सीटें आम आदमी पार्टी की वहां पर जीती थी और खुद जो गुरमीत रहे वहां से जीत कर आए थे। सबसे ज्यादा मंत्री भी इसी जिले से आते हैं, जिसमें अमन अरोड़ा भी है, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान है, पंजाब के जो मंत्री हैं, तो बहुत सारे नेता इन्हीं इलाकों से आते हैं। जाहिर सी बात है कि बरनाला सीट पर आम आदमी पार्टी का। ठीक है, फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग 4 बजे तक ये पंचायत के जो मतदान है ये होंगे। 13,937 ग्राम पंचायतों पर ये चुनाव हो रहे हैं। बैलेट पेपर से ये मतदान करवाया जा रहा है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है और पंजाब में ये पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था उसके बाद ही ये चुनाव यहां पर करवाए जा रहे हैं और ये चुनाव ग्रास रूट डेवलपमेंट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 3 टायर सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत छोटे लेवल पर जो है ये चुनाव कराना बेहद ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे गांव का विकास हो, पंचायतों का विकास हो और साथ साथ पंचायतों से लेकर एक क्षेत्र का विकास हो और जिले का विकास हो। इसलिए ये चुनाव बेहद जरूरी है। तो पंजाब के अंदर सुबह से ये प्रक्रिया हो रही है। इस बार ये खास बात है कि किसी भी सिंबल को लेकर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, किसी प्रत्याशी के पास कोई सिंबल नहीं है और उसी के आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। शिफ्ट बिल्कुल, आपको बता दें कि पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान अभी भी जारी है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया होगी। 13,937 ग्राम पंचायतों के चुनाव आज ही के दिन हो रहे हैं। नतीजे किस तरीके के होंगे वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि बैलेट पेपर पर नोटा का साइन भी रखा गया है, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का जो विकल्प है वो भी चूज कर सकते हैं। आज पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ। ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ टोटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रही है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं गांव के लोग जो कि इन पंचायती राज इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं, तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए पंजाब के ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप जी, आप बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है ये पंचायती राज के चुनाव, सरपंच के जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि शहरों की तरफ सबका ध्यान है, लेकिन गांव के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव है? देखिए शिपन, पहली बात तो पंजाब के अंदर कुछ देरी से ये चुनाव हुए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर सरकार की नीतियां किस तरीके से पहुंची हैं, कैसे लोग खुश हैं सरकार के काम से नहीं हैं, तो ये चुनाव एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं संदेश माना जाता है। क्योंकि गाँव के अंदर जिस पार्टी की या जिस पक्ष की पंचायतें चुनी जाती हैं तो उससे काम जाता है कि सरकार या सरकार से लोग सरकार की नीतियों को लोग जो है वो अच्छा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पंजाब की 13,000 से ज्यादा पंचायतों के अंदर अब हो रहे हैं। कई जगह पर ये भी खबरें मिली है कि वहां पर चुनाव रोक दी गए कुछ अनियमितताओं की वजह से। लुधियाना के अंदर 2 गांवों के अंदर सरपंची का चुनाव रोका गया क्योंकि वहां पर जो वोटर लिस्ट थी वहां पर कुछ गड़बड़ी की जो है वो खबर मिली थी। इसके अलावा
कुछ मोहाली के अंदर ऐसी पंचायतें जहाँ पर नहीं हो रहा, तो कुछ जगह पर छोड़ के बाकी सभी जगह पर अमन अमान से हम कह सकते हैं चुनाव हो रहे हैं। बरनाला के अंदर एक जगह पर झड़प हुई है, आपसी लोग जो एक दूसरे से क्लेश देखने को मिला, लेकिन बाकी जगह अगर देखें तो काफी अमन अमान से और लोग खुलकर वोट करने आ रहे हैं। लंबी कतारें सुबह से मैंने देखा कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर लंबी कतारें लोगों की थी। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब सरकार के विधायक है जो गांव के अंदर रहते हैं, जिनका गांव के अंदर वोट है, वो भी उन्होंने जाके अपना वोट का इस्तेमाल किया। अभी हम हरजोत बैस जो पंजाब की शिक्षा मंत्री है उनको सुन रहे थे, उन्होंने भी अपना गांव के अंदर एक जाकर वोट का इस्तेमाल किया है, उन्होंने वोट डाला। तो लेकिन नवदीप जी एक गांव ऐसा भी बताया जहां पर कुछ विवाद हो गया है, क्या अभी भी वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया रुकी है या फिर विवाद सॉल्व हो चुका है? जो मसला था उसको निपटाया जा चुका है और वापस से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति है वहां की? देखिए जीवन, मैंने आपको बताया कि लुधियाना के अंदर 2 गांव है जहाँ पर वोटिंग पूरी तरीके से रोक दी गई है और वहाँ पर वोटिंग स्थगित कर दी गई है। अब देर शाम को 5 बजे के बाद चुनाव जो कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो बताएगा कि वहाँ पर चुनाव कब होगी। चुनाव मोहाली के अंदर कई जगह पर वोटिंग रोकी गई है, क्योंकि ये जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है बैलेट पेपर से हो रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। इसी वजह से बहुत ज्यादा आंकड़े तेजी से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता, क्योंकि ऑफलाइन हम चीजें हैं, इसमें ऑनलाइन चीजें नहीं है। जैसे आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर चीजें रुकी है, लेकिन जो जानकारी मिली है बरनाला के अंदर कुछ जगह पर इस तरीके से विवाद देखने को मिला है। फिरोजपुर के अंदर भी जो है एक जगह पर इस तरीके से लड़ाई देखने को मिली है। इसके अलावा जलालाबाद के अंदर 1-2 जगह पर वोटिंग देरी से शुरू हुई है। लुधियाना के अंदर 2 जगह वोटिंग रोकी गई। कई जगह पर ऐसी है जहाँ पर कुछ नियमितताओं की वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई, यहाँ पर वोटिंग रोक दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि आज ही चुनाव है, आज ही पोलिंग है और नतीजे भी आ जाने, तो जाहिर सी बात है कि देर शाम को जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है पंजाब का वो आंकड़े जारी करेगा कि कहाँ कहाँ पर अब वोट दोबारा डाले जाएंगे, कहाँ पर स्टे लगा है, कहाँ पर कोर्ट की वजह से चीजें रुकी हैं। तो ये देर शाम तक जो चीजें वो सामने आ पाएंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि आज वहाँ पर पंचायती चुनाव हो रहे हैं, सुबह से शुरू हुए हैं, शाम तक चलेंगे। आज ही नतीजे भी निकलकर सामने आएंगे और आज ही ग्रास रूट डेवलपमेंट के लेकर जो पहली सीढ़ी जिसे पंचायत चुनाव कहा जाता है उसको लेकर लोगों के सामने एक नया प्रतिनिधित्व निकलकर सामने आएगा। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, माफ कीजिए बहराइच की, और जहां पर आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे और इस परिवार से मुलाकात भी की जाएगी। फायरिंग की घटना पेश आई थी जिसमें कि एक युवक की मौत हुई थी और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ जो है वो बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार से आज मंगलवार को मुलाकात करेंगे और कल लखनऊ में राम गोपाल मिश्रा का परिवार सीएम योगी से मुलाकात करेगा। यानी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस है उसके द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा रहा है और परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। और यूपी के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा के दौरान 2 पक्षों के बीच में हिंसा का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आपको बता दें बहराइच लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कुछ ना कुछ वहां पर घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब 2 गुटों के बीच में विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें कि एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसका नाम कि यहाँ पर राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ रीजंस रहे, क्या कुछ कारण रहे इस पूरे विवाद के। लेकिन अभी की जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सीएम जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वो खुद उस परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, हर संभव मदद का आश्वासन उन्हें दिया जाएगा और पुलिस को भी निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो भी रीजन है, जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर संज्ञान जल्द से जल्द दिया जाए। बिल्कुल, और ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 2 पक्षों के बीच का ये पूरा मामला है। इस पर अब विपक्ष ने भी सरकार पर हमला किया है कि अब वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। उमेश, अभी क्या हालात हैं वहां पर, क्या हालातों को अब सामान्य कर लिया गया है? विपक्ष ने जिस तरह से तंज सरकार पर कसा है, कहा है कि सरकार ये खुद करवा रही है, बीजेपी खुद करवा रही है, ताकि ये वोटों की राजनीति को जो है वो प्रेरित किया जाए। देखिए शीतल, बिल्कुल जिस तरह से बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़े हुए, कहीं न कहीं उस लड़ाई झगड़े की वजह से पूरे तरह से दंगे का रूप ले लिया था। हालांकि पूरी तरह से जो स्थिति है वो अभी नियंत्रण में नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना जरूर है
कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी आवास पे अभी पीड़ित जो परिवार है, जो दो पक्षों में बहराइच में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसमें एक पक्ष से रामगोपाल मिश्र की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में रामगोपाल मिश्र के जो परिवारजन हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज इसी आवास पे अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे। परिजनों से खुद सीएम हर एक चीजों को लेकर खुद वो पीड़ित परिवार से बात करेंगे, पूछेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से ये हिंसा बढ़ी है, इसमें तमाम जो एक हॉस्पिटल सहित 20 दुकानों में आग लगा दी गई थी, तमाम घरों में आग लगाई गई थी। हालांकि खुद एडीजी जो था अमिताभ यश को वहां पर उतरना पड़ा था और वो खुद मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पूरे घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरह से परिवारजनों से जब मुलाकात होगी, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भी बहराइच से मंगवाई है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कहां-कहां लापरवाही बरती गई है। तो समझा जा सकता है कहीं ना कहीं जब ये मुलाकात होगी और पूरी जो रिपोर्ट मांगी गई है बहराइच से, उसके बाद लबो-लुआब सब कुछ सामने आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो सरकार का एक्शन होगा वो भी देखने को मिलेगा। शीतल, बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, उमेश बताइएगा, 30 उपद्रवियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, 4 के नाम यहाँ पर नामजद किए गए हैं और एक जो मुख्य आरोपी है सलमान, वो अभी भी फरार है। उसको ढूंढने से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और अभी की स्थिति जहाँ पर हिंसा हुई थी, क्या कुछ स्थिति है वहाँ की, क्योंकि कल यहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। देखिए सिपोन, बहराइच के महसी में जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर कल से ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था और हालांकि डीएम और एसपी वहां पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आज अभी कोई अप्रिय सूचना नहीं है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अगल-बगल के जिलों से भी आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल रोकना चाहूंगा। इस वक्त पीएम मोदी भी लाइव हैं और इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल उमेश मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए थे। पहले आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लाइव हैं। मैसेज है, जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया। भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को में मदद कर रहा है। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी
आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के पिलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर घर कनेक्ट हो। हमने देश के कोने कोने में मोबाइल टावर्स का एक सशक्त नेटवर्क बनाया, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबाइल टावर लगाए गए। हमने रेलवे स्टेशन और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा दी। हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को अंडर सी केबल्स के माध्यम से किया। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उस लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। मैं भारत की स्पीड का आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग प्रति जीबी है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 जीबी डेटा इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। हम भारतीय आज हर महीने औसतन करीब 30 जीबी डेटा कंज्यूम करते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानी डिजिटल फर्स्ट की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी
डिजिटल कॉमर्स नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। जरूरतमंदों तक पैसा भेजना हो, तो दिल्ली से इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लाइव और तकनीक को लेकर और भारत किस तरह से तकनीक के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर जानकारी दे रहे थे। दिल्ली सरकार की 12 बजे प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक की बड़ी खबर। दिल्ली सीएम आतिशी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। प्रदूषण को लेकर अब सरकार पूरी तरह से सतर्क और सजग नजर आ रही है। जैसे सर्दियों का मौसम, विंटर का मौसम सामने आ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण की समस्या भी दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन सरकार के सामने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो चुनौतियां खड़ी होती हैं उसको पार पाने के लिए हर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता नजर आता है। सरकार कदम जरूर उठा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के क्या खास कदम होंगे। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।